Hey everyone, it's me Hamza and you are watching HD Reacts. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लेकर आए हैं अभी एन न्यू के चैनल से एक एपिसोड। उनकी सीरीज़ चल रही है पाकिस्तान सीरीज़, और बड़ा ही बेहतरीन चैनल है, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन है, ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी हम आते हैं वीडियो पे जिसका टाइटल है कि पाकिस्तान 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स डेट डिस्ट्रॉयड देम। क्योंकि बहुत सारे इकनॉमिक फोरम्स पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज़ नाउ ऑफिशियली अ फेल्ड स्टेट। तो अब कब तक हम अपनी इस कंडीशन में रहते हैं, ये तो हम्म, हमारे हुक्मरान ही देखेंगे। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देख लेते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड गो। ये वीडियो पाकिस्तान का है। यहाँ लोग गैस पेशावर के का है गुब्बारे भर रहे हैं जी। क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं। पाकिस्तान फिर से एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हम कब नहीं पूरा गुजरते। ग्राउंड लोगों से पुलिस खचाखच का है। भरा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि इस्लामाबाद चल रहा है, बल्कि पुलिस। इसलिए क्योंकि पुलिस की नौकरी के एग्जाम जी, चल रहे हैं। देख लें हमारे 20,000 ग्रेजुएट्स का से क्या ज्यादा हाल है। लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 166। ये तो कम है भाई। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी मैं भी खराब आपको हुई डिटेल्स कैसे? दूंगा क्यों ये मजीद। देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है। आदत है। इन सारे सवालों के जवाब उनकी हिस्ट्री से हमें मिल सकते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्यों? हमें ये देखना है कि हम पाकिस्तान की गलतियों से क्या सीख सकते हैं। ये है लेकिन हमारी मेरे नई ख्याल में सीरीज पाकिस्तान आप एक्सप्लेन, बहुत आगे हैं, जहां तो हम उनके सक्सेस और क्या ही फेलियर सीखेंगे की हमसे। टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। हमारे पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। अभी तो ये हमें इस सीखने सीरीज की का ज़रूरत दूसरा है। वीडियो है। अगर आपने पहला पीछे वीडियो गोकू नहीं का देखा है, तो आप पोर्ट्रेट इसे बहुत इस अच्छा लग प्लेलिस्ट रहा में है। देख सकते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप में से सिर्फ 30% लोगों यार ने आपके चैनल तो को फिर सब्सक्राइब 30% है, मेरे अगर आपको 10% हमारा है। काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब करो। बटन प्रेस कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। मिस्टेक नंबर 1, मिलिट्री ओवर सोसाइटी। भारत के मिलिट्री और पाकिस्तान सबसे की बड़ा पंगा मिलिट्री यही है। में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये कि भारत की मिलिट्री लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लिए काम करती है। The More than military has 50 officially ruled Pakistan for businesses. nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जी। यानी प्राइम मिनिस्टर से भी बहुत ज्यादा ज्यादा, पावर मिलिट्री के बहुत जनरल के ज्यादा। पास है। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत दो बस देश लियाकत form अली हुए खान मरा बस और 2 महीने पाकिस्तान बाद गया पहले ट्रैक वॉर से। में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं। इस वॉर का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान की लीडरशिप कॉन्स्टेंटली डर डर कर जीने लगी कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी होने लगा कि शुरुआती दिनों में उनके बजट का 70% ये शुरू से खा रहे हैं। जैसे जैसे मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। और लेकिन 1954 54 में कुछ फर्स्ट ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को माशाल्लाह। अगले 70 सालों के लिए डार्क एजेस में ढकेल दिया, एंड दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ जी, नेसेसिटी? ये जरूरत। एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर्स देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने के लिए, जो शायद एग्जिस्टिंग लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ये ऐसे स्टेप्स होते हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो सकते हैं लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर वक्ती तौर पे नेसेसरी होता है। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह जो सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होना चाहिए, और एक बार लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुई फिर पावर वापस इलेक्टेड लेकिन गवर्नमेंट जिसको आदत पड़ जाए वो देगा। पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने असेंबली यानी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को भी अपने पोस्ट से हटा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल ऐसे ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन उसने सुप्रीम पकड़ कोर्ट ने के गवर्नर जनरल का साथ दिया। उन्होंने इस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंडर लीगल माना। जी। इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल मिलिट्री ने बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हराने के लिए किया और अपना कंट्रोल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एज अ रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री ज्यादा है भाई। एक के बाद एक अलग अलग जनरल्स ने प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथ ले ली। और लोगों का भी जनरल परसेप्शन ऐसा ही बन गया था कि पॉलिटिशियन से तो मिलिट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि चुप लो। पॉलिटिशियन एक दूसरे को नीचा दिखाने में, सरकार गिराने में व्यस्त है। एक देश को आगे ले जाने का काम, सही पॉलिसीज पर फोकस करने का काम मानो किसी ने किया ही नहीं। बिल्कुल 2009 में कोर्ट्स ने जाकर इस डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर नहीं रोका जी, अभी भी चल रहे हैं। Stability had become a way of life अब in जरा Pakistan. छुप छुपा के चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। 1 यूनिट
पॉलिटिक्स एंड डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत में अलग अलग राज्य है और उनका कल्चर, भाषा एक पाकिस्तान दूसरे से में अलग अलग है, वैसे ही पाकिस्तान दो में यूनिट थे। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 5 अलग अलग प्रोविंसेस थे। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट आप फ्रंटियर कह लें कि बलूचिस्तान। यूनिट कहा जाता था इन्हें। 1955 में एक बिल पास हुआ जिससे आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे प्रोविंसेस को एक जी, एंटिटी बनाया one गया। unit। आइडिया ये थी कि पावर एक हाथ में कंसंट्रेट हो जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके और पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो। लेकिन हुआ घंटा। कुछ और ही, लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे क्योंकि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहीं खो गई। डेवलपमेंट हुआ लेकिन चुनिंदा जगहों बिल्कुल। पे रिमोट एरियाज कंप्लीटली इग्नोर हो गए। ये सारा डिस्कंटेंट पंजाब प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे प्रोविंसेस में होने लगा एंड वील एग्जामिन इट वन बाय वन। पाकिस्तान की राजधानी पहले कराची हुआ करती उसको थी, जो लेके सिंध प्रोविंस में थी, लेकिन इस्लामाबाद 1960s में एक नया कैपिटल इस्लामाबाद बनाया गया सिटी सिंध पूरा। के लोगों ने इस कैपिटल चेंज को काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 1 यूनिट स्कीम के अगेंस्ट भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बट ऑल दीस प्रोटेस्ट्स वर क्वॉश्ड। सिंधी लैंग्वेज को भी दबाया गया जी। क्योंकि सारा डेवलपमेंट एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था। बलोच बिल्कुल पीछे रह गए। बलूचिस्तान एरिया के लोग मानो पराये हो गए, एलिनेट हो गए। अगर आप बलोची इंसर्जेंसी और वहाँ के रिबेलियंस की हिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे रिबेलियंस 1 यूनिट स्कीम के बाद ही शुरू हुए। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हुआ। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को गौर से स्टडी करते हो तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जियोग्राफिकल और बहुत कल्चरल difference है। दोनों टाइप की दूरी थी। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू बोलता था और ईस्ट बंगाली। पाकिस्तान बंगाली। फिर भी 1952 में जबरदस्ती पाकिस्तान की ठोका गया। नेशनल लैंग्वेज बनी उर्दू। पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से आता था। 1958 तक पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट्स का आधा ईस्ट जी, पाकिस्तान देता था। और उनका पैसा लेके इस्लामाबाद पे लगाया गया। अदर हैंड वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा इंपोर्ट करता था, पैसे ज्यादा स्पेंड करता था। फॉरेन एड जो भी आता था वो ईस्ट में सिर्फ 23% जाता था और बाकी का सारा रिसोर्सेज वेस्ट इक्वल में नहीं रहता हुए ना था। तकसीम। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान में 20 ऐसी फैमिलीज हो गई थी जी। जो सारे नेशन का वेल्थ कंट्रोल करती अभी थी भी और वही ये है। सारी फैमिलीज वेस्ट पाकिस्तान में ही थी। ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर था ही नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट 1970s में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जाने गई और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुंचने में बहुत समय गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजंस की तरह ट्रीट किया और जा रहा यही था। वजह ऐसे बनी फिर कई और रीजंस हैं आजादी जिनकी के वजह से लिए। एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई और एज अ रिजल्ट नियाजी साहब बैठे हैं। मिस्टेक नंबर 3, एक्सट्रीमिज्म का सहारा। पाकिस्तान के इस लीडर ने सिर्फ इसने तो पाकिस्तान तबाही का फेर दी भाई पूरे हमारे कल्चर एशिया की। का फ्यूचर बदल कर रख दिया। ये है जनरल जिया उल हक। उन्होंने तबाही की है इसने, 1977 में एक इस्लामाइजेशन military coup लगा किया के। और वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान रेडिकलाइज हाँ होता जी। गया। 1979 इसने में अजीब-अजीब यूएसएसआर ने हरकतें की थी। अफगानिस्तान को इन्वेड किया और पाकिस्तान को अपना एक लॉन्ग टर्म एलाई मिल गया, अमेरिका। CIA ने ISI के साथ एक डील की कि वो सोवियत से लड़ने के लिए एक रेबल फोर्स तैयार करेंगे। ये रेबल फोर्सेस अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे ताकि अमेरिकन सोल्जर्स को अफगानिस्तान ना जाना पड़े। इस टाइप ऑफ वॉरफेयर को प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फंडिंग, वॉर मटेरियल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उसका रिजल्ट 90,000 पाकिस्तानी मारे गए। मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। एक रिपोर्ट कहता है कि इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को यूएसए से $5.3 बिलियन मिले। इसी पीरियड में तालिबान एस्टैब्लिश हुआ जो आज जाकर अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक सिर दर्द बन गया है। प्रॉक्सी वॉरफेयर, अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इनके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया ये है, देखा वो था आप हमने। यहाँ पर देख सकते हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान इस शब्द का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट। जहां अफगानी रेबल्स की लड़ाई सोवियत इन्वेजन के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को एज अ रिलीजन की लड़ाई प्रेजेंट किया। इस फंडामेंटल आइडिया हक्कानी, हिज़्ब इस्लामी, गुलबदीन, ये सब अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। सोवियत यूनियन टूट गई तो ये लोग करेंगे क्या? मानो इनकी जॉब चली गई, उनको आने वाली फंडिंग ही चली गई, तो उन्होंने अपना निशाना ही बदला और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे डेंजरस अटैक्स किए। आज कई लोग कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा जमाना चाहता है। ये सांप थे जो कभी ना कभी अपने मालिक को काटेंगे। वाले थे। This changed the world forever. हाँ जी, देख रहे हैं। अब मुद्दे पर आता है। आज हमें पाकिस्तान से सीखना है ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही गलतियां ना करें। पहला लेसन ये है कि डेवलपमेंट को यूनिवर्सल होने की जरूरत है। Development आपके यहाँ तो कुछ यूनिवर्सल areas है में already। concentrated नहीं हो सकती। भारत की 70% जनता आज भी रूरल लेकिन बड़े अच्छे हो गए हैं आपके रूरल एरियाज एरियाज। नहीं पहुंची तो दो ही चीजें हो सकती हैं। एक कि शहर ओवर पॉपुलेट हो जाए और दूसरा कि गांव में लोगों के पास इलीगल काम करने के बजाय कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। A nation is as strong as its weakest citizens. ये एक
सच है। सेकंड लेसन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स में सुधार लाने होंगे, फिर वो सेंटर जो हो, कि हम स्टेट अभी हो, तक नहीं या वो ला पूरी पा ग्राम रहे, क्या पंचायत। करें। ये सारे सिस्टम्स देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बने हैं, आपके यहाँ लेकिन तो बड़ा लगता है कि ज़बरदस्त हमारी है, सरकार ये तेलंगाना भूलती स्टेट चली जा रही है। भारत एग्जाम्पल में है उस पावर चीज़ की। किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, जुडिशरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है और एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट हमारे करता यहाँ है। ये जुडिशरी डिविजन हर ऑफ चीज़ में पावर एक इन्वॉल्व हो हेल्दी रही है। डेमोक्रेसी का लक्षण है। तीसरा और आखिरी लेसन आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना इंपॉर्टेंट है। भारत है सैम मैनेकशॉ जैसे लोगों की वजह से। 1971 का एक किस्सा है जब इंदिरा गांधी ने सैम मैनेकशॉ को एक काफी ब्लंट सवाल पूछा, When are you taking over? क्योंकि उस समय पाकिस्तान में यही हो रहा था। अलग अलग जनरल्स प्राइम मिनिस्टर्स को ही अपनी कुर्सी से हटा रहे थे, लेकिन सैम बहादुर जानते थे कि आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और उन्होंने साफ कह दिया, You mind your own business and I will mind mine. ये है हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड जो आज तक भारत में फॉलो हमें भी होता आया ज़रूरत है इस इसीलिए चीज़ की, भारत में आज तक लेकिन एक भी मिलिट्री coup नहीं हुआ है। पा भी हमारी रहेंगे। मिलिट्री शायद दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री ना हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बात आती है तो सच में हमारी मिलिट्री नंबर 1 है। एक फंक्शनिंग देश के दो मेजर स्तंभ होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल, जो कि हमारे दोनों तबाह हो गए हैं। की वजह से पाकिस्तान बार बार IMF के पास जाता है और उनसे बेल आउट की मांग ये करता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया शेयर सीखने को मिला तो कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आते हैं अपनी डिस्कशन पे। देखें, इन्होंने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ना उसको बहुत जल्दी समअप की है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉइंट्स जो थे वो छोटे छोटे वो रह गए। जैसे पाकिस्तान में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका मर्डर हुआ था। कायद आज़म को कहा जाता है वो टीबी से मरे थे, ऐसा नहीं है जनाब। उनका एक कह लें कि प्री प्लान्ड मर्डर था, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि यार गवर्नर जनरल को एक रिमोट एरिया में कौन रखता है भाई, जिसकी पता है कभी भी सेहत ख़राब हो सकती है, उसे वहाँ कौन रखता है रेजिडेंसी ज़ियारत में, जहाँ पे रोड भी सही नहीं थे। अच्छा चलो फिर मान लिया, एम्बुलेंस ऐसी कौन देते जिसमें डीजल ही ना हो, और फिर जब दूसरी एम्बुलेंस आती है वो रास्ते में ख़राब हो जाती है। मतलब ये चीज़ें थी जो कि था कि इसको मारो भाई, इससे जान छुड़ाओ। फिर लियाकत अली ख़ान, उनकी असैसिनेशन हुई। वो एक बड़े आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग के प्रोमिनेंट फिगर थे, फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, और प्राइम मिनिस्टर थे। उनका भरे मजमे में कत्ल हुआ। आज तक किसी को पता नहीं है। बंदा तो पकड़ा गया, यानी उसने अपने आप को भी शूट कर लिया था बंदे ने, तो पीछे नहीं पता लगा थे कौन कौन चाहता था लियाकत अली ख़ान को मारना, अभी तक नहीं पता पाकिस्तानियों को। फिर 1952 में अपने तौर पे ही उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि उर्दू बोलने वाले सिर्फ 8% लोग हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो बंगाली पंजाबी बोली जाती थी या सिंधी बोली जाती थी। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन जो है ना 51% पंजाबी स्पीकर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम भी हैं, लेकिन हम डुअल हैं जनाब के। उर्दू ज़्यादा आपको पता है बाहर बोलनी पड़ती है। उसके बाद 52 के प्रोटेस्ट के बाद बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। फिर फर्स्ट हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें ब्लंडर थे बहुत बड़े बड़े, और फिर पहला हमारा मार्शल लॉ 56 में लग गया। उसके बाद 60s में आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद 63 में बंगालियों से क्लियर मैसेज कहा गया। एक बंगाली थे जो कि आज़ादी में बड़े साथ साथ रहे और कायद आज़म के भी साथ होते थे। उन्हें मिनिस्टर से पैगाम भेजा गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, भाई तुम जाओ यहाँ से, हमें बंगालियों की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहते थे शुरू से ही, बड़ी बड़ी पावर्स जो पाकिस्तान में रूल कर रही थी वो चाहती थी कि भाई इनसे जान छुड़ाओ, और वही उन्होंने उसके लिए दिन रात कोशिश की। और आपने देखा कि 71 में चले गए। फिर यही होता है ना यार, आप ऐसे रबड़ को खींचते जाओ, टूटेगा ही एक दिन। और फिर 73 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, सारे मुल्क की जमातें उसमें साथ थीं, जो बचा कुचा मुल्क था। और फिर क्या हुआ, फिर से मार्शल लॉ लगा, और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पहला इलेक्टेड जिसको अवाम ने मुंतखब किया। वैसे मुंतखब तो अवाम ने मुजीबुर रहमान को किया था, लेकिन हमने वो एक मनगढ़ंत स्टोरी बना दी कि वो गद्दार थे एंड एवरीथिंग एल्स। और फिर जब वो वहाँ मतलब एक नया कंट्री इस्टेब्लिश हुआ, वो वहीं रहेंगे डेफिनेटली, यहाँ से भी बहुत सारे लोग वहाँ गए थे। तो अब दोबारा इलेक्शन हुए, और फिर ज़ियाउल हक
जो कि ज़िया-उल-हक कह रहा हूँ, सॉरी, भुट्टो भुट्टो साहब जो थे वो बने। तो भुट्टो इज़ नेवर द फर्स्ट इलेक्टेड, इज़ द सेकंड वन। पहले तो मानना पड़ेगा भाई, अच्छा लगे या बुरा, भुट्टो साहब को हटाया, फांसी चढ़ाई, भुट्टो साहब ने जो सांप पाले थे उन्होंने उन्हें डसा, और फिर आपने देखा पाकिस्तान में एक अजीब ही टर्न आया। हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि यहाँ पे जो छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें भी जो सॉन्ग्स थे वो बंद करवा दिए गए। भुट्टो, ये ज़िया-उल-हक के काम थे। और मतलब जो एक 80s का पाकिस्तान आप समझते हैं ना, जहाँ एक हिप्पी कल्चर आ रहा था, पॉप कल्चर आ रहा था, डिस्को डांस, एवरीथिंग एल्स, यहाँ पे वो सब था। ज़िया-उल-हक ने तबाही फेर दी उसकी। और अब आप देखते हैं जो आपको पाकिस्तान का चेहरा देखने को मिलता है कि हर तरफ आपको तालिबान ही नज़र आते हैं, उसी ने बनाए थे। एंड देन 99 में फिर लगा। तो ये तो था वो टाइम, 35 साल के करीब जो इन्होंने डायरेक्ट रूल किया। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं सिविलियंस, वो सारी पपेट गवर्नमेंट्स थी। आप देख लें 2001 से 2008 तक एक पपेट गवर्नमेंट थी। उसके बाद 13 से 2008 से 13 तक कुछ स्टेबिलिटी आई, लेकिन 13 से 18 तक जब नवाज शरीफ ने फिर से कहा ये माइंड योर ओन बिजनेस भाई, तुम काहे हमें ऐसे छड़ी दिखा के कहते हो करो, तो आपने देखा कि नवाज शरीफ का क्या हाल हुआ। और फिर 18 में तो प्रॉपर उनका पपिट आके बैठा, आप सुनते रहते होंगे। तो जब ये हाल होगा तो कैसे ये पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, और कैसे जो है ना हमारे सोशल सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, ये तो होना ही है। और इवेंचुअली हम उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास डेड एंड होगा। और ये हमारे ना पॉलिटिशियंस समझ रहे हैं, ना हमारे माई बाप जो बैठे हैं वो समझ रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि हमने ये मुल्क बचाना है या मज़ीद कुछ करवाना है। तो क्योंकि देखें हमारे साथ जो भी हुआ है आज तक वो हमारी ही वजह से हुए। हम आसानी से हमारे लोगों के दिमाग में फीड कर दिया कि हर चीज़ के पीछे कोई और होता है, नहीं, जो होता है हमारी वजह से ही होता है। तो हमें अपनी तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल बड़ी लंबी डिस्कशन हो गई, टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।